हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। बुक हमारी है समाजशास्त्र का परिचय। चैप्टर नंबर 4 है हमारा संस्कृति तथा सामाजिकरण। इससे पहले के 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11 एएसपी नाम से है। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ से पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं हम अपने चैप्टर का, जो हमारा चैप्टर का नाम है संस्कृति तथा सामाजिकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि संस्कृति क्या होती है। तो देखिए, संस्कृति वह सब कुछ है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। यानी जो भी चीजें हम समाज में सीख रहे हैं वो किसी ना किसी संस्कृति का हिस्सा ही होती हैं। जैसे कि हमारा सोचने का तरीका हो गया, हमारी आदतें हो गई, हमारा रहन सहन हो गया, हमारा व्यवहार हो गया, हमारी कला हो गई, भाषा, परंपराएं, विश्वास और नियम। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम जिस भी समाज में रह रहे होते हैं उस समाज की संस्कृति से प्रेरित होती है। ठीक है, तो वहां पर रहकर ही हम इन सब चीजों को सीखते हैं या उन सब के आधार पर ही हम व्यवहार करते हैं। टाइलर के अनुसार, तो समाजशास्त्री जो टाइलर हैं वो क्या कहते हैं संस्कृति के बारे में, तो वो कहते हैं संस्कृति एक जटिल व्यवस्था है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रिवाज और वे सभी योग्यताएं शामिल हैं जिन्हें मनुष्य समाज का हिस्सा बनने पर सीखता है। तो टाइलर कहते हैं भाई संस्कृति में हर एक वो चीज आ जाती है जो मनुष्य समाज में रहकर सीख रहा हो। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें विश्वास हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, नैतिकता हो सकती है, कानून हो सकते हैं, रिवाज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक समाज का हिस्सा होती हैं और इन्हें ही क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि भाई एक समाज में अगर लोग रह रहे हैं तो बहुत सारे नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं, बहुत सारे उनके गुण होते हैं, उन गुणों को देखा जाता है। बहुत सारे उन्होंने नियम बनाए होते हैं, उन नियमों को देखा जाता है। बहुत सारी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो ये सारी क्या, एक अगर देखें तो संस्कृति की विशेषताएं होती हैं। तो कुछ मुख्य विशेषताएं हम देखते हैं, जैसे सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का तरीका होती है। तो संस्कृति क्या करती है भाई, वो हमें सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का क्या है, एक तरीका देती है। ठीक है, जैसे हम धर्म में विश्वास करते हैं तो हम भाई जिस भी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमारा विश्वास होता है। हम जीवन को देखने का नजरिया रखते हैं, हम जो भी जीवन देखने का नजरिया होता है वो क्या होता है, हमारी संस्कृति से ही जुड़ा होता है। लोगों के जीने का संपूर्ण तरीका होता है, जैसे खाना कैसे बनाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे बात करते हैं। तो ये क्या है, जो भी मनुष्य एक संस्कृति के अंदर रह रहा है तो जो भी जीने का तरीका है वो संस्कृति के अकॉर्डिंग ही सीखता है। व्यवहार का सारांश होती है, यह बताती है कि हम दूसरे से कैसे पेश आते हैं। तो संस्कृति से हमें संस्कृति जो बताती है कि भाई हम अगर समाज में रह रहे हैं तो दूसरों के साथ हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये सारा हम संस्कृति में ही अपने जो हमारी संस्कृति होती है उस संस्कृति के आधार पर ही सीखते हैं। ये सीखी जाती है और जन्मजात नहीं होती। तो संस्कृति जो होती है, जब हम एक समाज में रह रहे होते हैं या एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्मजात तो उसे संस्कृति नहीं मिलती। वो जैसे जैसे समाज में रहना शुरू करता है तो जो भी उस समाज की जो संस्कृति होते हैं या जो भी उनके नियम कायदे या रीति रिवाज होते हैं वो क्या करता है, उनको सीखता रहता है। ठीक है, तो संस्कृति जो होती है वो क्या होती है, सीखी जाती है। सीखी हुई बातों का भंडार होती है। तो भाई हर एक चीज आपको संस्कृति के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं एक संस्कृति में रहकर, जैसे उस संस्कृति की भाषा सीखते हैं, उनके त्योहार, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज। तो ये सारी चीजें संस्कृति में रहकर सीखी जाती हैं। तो ये संस्कृति की क्या है, विशेषताएं हैं। ये सामाजिक विरासत होती है। तो जो हमारी संस्कृति होती है वो सामाजिक विरासत होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक समूह से दूसरे समूह को मिलती है, यानी आने वाली पीढ़ी जो होती है हमारी संस्कृति को आगे लेकर चलती है। जैसे हम जैसे आज की पीढ़ी जो भी चीजें कर रही है अपने संस्कृति से जुड़ी हुई, तो यही चीज जो ट्रांसफर होती है आने वाली पीढ़ियों के अंदर, वो भी उस संस्कृति को लेकर चलते हैं। यह बार बार आने वाली समस्याओं से निपटने का तरीकों का समूह होती है। तो समाज में भाई बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए हम बहुत सारी चीजें भी सीखते हैं आपस में रहकर। जैसे भाई विवाह हो गया, या किसी की मृत्यु हो जाती है, या बीमारी जैसे मौके आ जाते हैं। तो ये क्या होता है भाई, समाज में जो लोग रह रहे हैं, एक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, इन सब चीजों में मदद करते हैं एक दूसरे की। ये व्यवहार को नियमित करने का तरीका होती है। तो भाई हर संस्कृति के जो लोग होते हैं उनका एक व्यवहारिक नियम होता है और उसके आधार पर ही जो है लोग चलते हैं।
तो समाज में क्या सही है क्या गलत है ये संस्कृति से ही तय होता है। तो हर एक समाज और संस्कृति में ये चीज तय होती है भाई, नियम बना दिए जाते हैं कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके आधार पर जो भी चीजें होती हैं उसको हम गलत या सही ठहरा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक संस्कृति के अंदर कहा जाता है भाई ये काम गलत है, तो उसको कोई भी करेगा तो उसे गलत ही कहा जाएगा। संस्कृति कैसे बनती है और बदलती है, अब समझते हैं कि भाई जो संस्कृति है, क्या जो हमने देखा भाई संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है, क्या वो ऐसी की वैसी रहती है या उसमें बदलाव भी आते हैं। तो संस्कृति सीखी जाती है, तो जैसा हमने देखा भाई एक संस्कृति जो होती है वो सीखी जाती है। तो जब हम दूसरों के साथ रहते हैं तो उनकी बातें, तौर तरीके, भाषा, आदतें अपना लेते हैं। ठीक है, तो संस्कृति हमने देखा भाई सीखी जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे समाज में जाता है, उनकी संस्कृति अलग होती है, तो उनके साथ जब रहने लगता है तो उसकी जो संस्कृति होती है उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, वो उनकी चीजें सीख लेता है, उनके जैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो कह सकते हैं भाई संस्कृति जो होती है वो सीखी जाती है। यह समाज के साथ मिलकर बदलती भी रहती है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक बढ़ती है संस्कृति में भी बदलाव आ जाता है। तो भाई संस्कृति जो है वो समाज के अनुसार बदलती है। जब समाज में प्रौद्योगिकी बदलाव आएगा, तकनीकी नवचार आएगा, नई चीजें आएंगी, तो संस्कृति भी बदल जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पहले आप लोग गाँव में रहते थे तो गाँव के लोगों की जो एक अलग भाषा शैली होती थी, व्यवहार करने का तरीका अलग होता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो भाई टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी के आने की वजह से तो जो गाँव की जो संस्कृति है उसमें बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी आपको पहले पारंपरिक तरीके चलते थे, अब मॉडर्न तरीके आ गए हैं। तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक बदलाव होता है जो प्रौद्योगिकी के आने से होता है। संस्कृति के आयाम, तो संस्कृति के कई पक्ष होते हैं जो हमारे सोचने, समझने, जीने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो संस्कृति के भाई कोई एक पक्ष नहीं होते, संस्कृति बहुत पक्षी है। इसमें बहुत सारी चीजों को के आधार पर आप प्रभावित हो सकते हैं, जैसे किसी के सोचने, समझने, जीने या व्यवहार करने के तरीके हो गए। तो इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृति के जो एक 3 आयाम लेते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं भाई इन 3 आयाम के आधार पर हम संस्कृति को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला एक संस्कृति का आयाम होता है संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, संज्ञानात्मक का मतलब है सोचने, समझने और जानने से जुड़ी बातें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी सोचते, समझते हैं और जानते हैं उससे जो जुड़ी चीजें होती हैं वो संस्कृति के आयाम के अंदर आती हैं। यह पक्ष बताता है कि हम अपने वातावरण से मिली जानकारी या अनुभवों को कैसे समझते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष क्या बता रहा है कि भाई हम जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, अपना जो भी व्यवहार है वो प्रकट करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है। जैसे हम एक समाज में रहते हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का विश्वास, जो भी विचार है, जो भी समस्याएं को हल निकालने की क्षमता आदि, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, उस समाज की जो सोच होती है उसके आधार पर तय की जाती हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है, यानी जो भी उस समाज के सोचने और समझने से जुड़ी बातें होती हैं। दूसरा आता है मानकीय पक्ष। इसमें जो नियम और आदर्श आते हैं जो समाज हमारे व्यवहार को दिशा देने के लिए बनाता है। तो इसमें कौन सी चीज आती है भाई, ये नियम और आदर्श आते हैं। तो मान के पक्ष में नियम और आदर्श आते हैं। ये क्या करता है भाई, हमारा जो भी व्यवहार है उस व्यवहार की दिशा तय करता है कि भाई समाज में हम कैसा व्यवहार करेंगे। इसमें शामिल होते हैं लोक रीतियां हो गई, जैसे कि भाई एक संस्कृति में सबकी अलग अलग लोक रीतियां, परंपराएं और सामाजिक नियम होते हैं। ठीक है ना, अपने कानून होते हैं। तो ये सभी चीजें यह तय करती हैं कि हमें कब, कहाँ और कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, तो मान के पक्ष में क्या आता है कि भाई जो भी हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक कानून, नियम है उसके आधार पर हम क्या करें, व्यवहार करें। जैसे कि नमस्ते करना, तो भाई हर एक जो भी संस्कृति के लोग होते हैं सबका अपना तरीका होता है। ठीक है ना, अपने तरीके से वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। शादी की रस्में होती हैं, तो आपने देखा भाई हर समाज की अपनी रस्में होती हैं शादी की। और जैसे हम कह सकते हैं एक बार सड़क पार करते समय हम नियम मानते हैं, जैसे एक नियम हमने बना रखा है भाई कि सड़क कोई भी पार करेगा तो उसके कुछ नियम है। सेम ऐसे ही जो जिस संस्कृति के लोग होते हैं उनके लिए नियम होते हैं और वो उस नियम को मानते हैं और उनको नियम पर चलना पड़ता है। भौतिक पक्ष क्या है, तो देखिए ये संस्कृति का संसाधन और वस्तुओं से जुड़ा पहलू है। ठीक है, तो ये संस्कृति में जब हम संसाधन और पहलुओं के पक्ष को देखते हैं तब हम उसे भौतिक पक्ष कहते हैं। इसमें सभी वस्तुएं आती हैं जिन्हें इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो एक संस्कृति के अंदर मनुष्य ने जो चीजें बनाई हुई हैं उसके आधार पर हम उस संस्कृति को देखते हैं। जैसे औजार हो गया, तकनीक हो गई, भवन, वाहन, संचार के साधन जैसे टीवी, मोबाइल, मशीनें आदि। ठीक है, तो ये क्या होती है, भौतिक पक्ष है। ठीक है ना, संस्कृति का क्या है, भौतिक पक्ष है। इसके आधार पर हम चीजों को देखते हैं।
संस्कृति के दो मुख्य और आयाम जो हमने समझे उनको देख लेते हैं। तो दो मुख्य और आयाम है, तो मुख्य आयाम की बात करें तो एक भौतिक आयाम होता है और एक अभौतिक आयाम होता है। तो भौतिक आयाम क्या होते हैं, ये संस्कृति के मूर्त पहलुओं से जुड़ा होता है। तो जब हम भौतिक आयाम की बात करते हैं, मूर्त पहलू यानी जिन्हें हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई ये किस तरह से संस्कृति से में शामिल है। जैसे मशीनें हो गई, भवन हो गया, वाहन हो गए, तकनीकी उपकरण हो गए, तो ये क्या होता है, एक संस्कृति को बताते हैं कि भाई कौन सी संस्कृति है। ठीक है, जैसे कि हम देखें कि भारतीय संस्कृति हो गई या इस्लामिक संस्कृति हो गई, यूरोपियन संस्कृति हो गई, तो ये सब हम कैसे देख सकते हैं। तो वहाँ पे भाई जो भी मशीनें यूज करी जाती थी या फिर जो उनकी तकनीकी उपकरण थे या जो भवन बनाने के तरीके थे, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं भाई ये मूर्त पहलू होता है एक संस्कृति का। दूसरा होता है अभौतिक आयाम, ये संस्कृति के अमूर्त पक्ष होते हैं। ठीक है, इनको हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं। जैसे मूल्य हो गया किसी संस्कृति के, उनके नियम हो गए, परंपराएं हो गई, ज्ञान हो गए, आचार विचार हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं एक संस्कृति के अंदर, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन हम समाज में रहकर उसे महसूस करते हैं। दोनों आयामों में संतुलन क्यों जरूरी है, तो देखिए संस्कृति को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को एक साथ संतुलित रूप में विकसित होने चाहिए। तो ये दोनों जो आयाम हैं इनको संतुलित रूप में जो है विकसित किया जाना चाहिए। भाई समाज में रह रहे हैं तो जो भी भौतिक चीजें हैं, जो भी उन सब चीजों को देखना और उसके बाद उनके आधार पर काम करना, और साथ ही क्या है कि जो भी उस संस्कृति के नियम और मूल्य हैं उनको भी उनको साथ में लेकर चलना, तो ये दोनों क्या है, जरूरी है। दोनों का संतुलन बनाना जो है वो जरूरी है। सांस्कृतिक पिछड़ा क्या होता है, किस तरह से हम कहते हैं भाई लोग जो है सांस्कृतिक तौर पर काफी पिछड़े हुए हैं। जब भौतिक संस्कृति जैसे तकनीक बहुत तेजी से बदलती है, लेकिन अभौतिक संस्कृति जैसे मूल्य और सोच उसका बदलाव की गति से नहीं बदलती, तब उसे सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। तो जैसे हमने देखा भाई भौतिक जो होती है अमूर्त होती है, अभौतिक जो होती है मूल्य होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा भाई कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको लोग मानने से इनकार करते हैं, भाई हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें गांव या कस्बों में जो लोग रहते हैं, वो जो मॉडर्न सोच होती है उससे उसको लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहते हैं भाई ये गलत चीज है, इससे हमारा समाज और संस्कृति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या कह दिया जाता है भाई, क्योंकि उनकी सोच जो है वो पुरानी है, वो नई चीजों को नहीं अपनाना चाहते, तो ये क्या है, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें क्या कह दिया जाता है, सांस्कृतिक पिछड़न कहा जाता है। उदाहरण, मोबाइल फोन तेजी से आ गए हैं लेकिन बच्चों को उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये सामाजिक सोच उतनी तेजी से नहीं बदल पाई, इससे गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक हम आधुनिक सोच की बात करें कि भाई मोबाइल फोन जो है वो तेजी से विकसित हो रहे हैं, तो मोबाइल फोन बच्चों को लोग कहते हैं नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई इससे क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे जो हैं इससे बिगड़ेंगे, उनको मोबाइल की लत लगेगी। ठीक है ना, गलत चीजें देखेंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, मानसिक तौर पर कमजोर हो जाएंगे, ये सारी चीजें कही जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक पक्ष और हो सकता है भाई, अगर हम आज के बच्चों को मोबाइल से नहीं जोड़ेंगे तो वो आधुनिक चीजें नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई कि जो आधुनिक सोच भी जरूरी है। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर, मूर्त देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे किताब हो गई, पेन हो गई, कुर्सी हो गई, तो ये भौतिक संस्कृति के अंदर आता है। अभौतिक संस्कृति जिन्हें हम देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे विचार, आदर्श, ईमानदारी। मापन कैसे किया जाता है, तो गुणात्मक रूप से मापा जाता है। तो भाई जो भौतिक संस्कृति होती है उसके गुणों को हम देख के माप सकते हैं, आसानी से गुणात्मक मापन नहीं कर सकते कि भाई ये चीजें कितनी सही है कितनी गलत है, इसको हम कोई भी एक जस्टिफाई तो कर नहीं सकता। परिवर्तन की गति, तेजी से परिवर्तन होते हैं भौतिक संस्कृति के अंदर, इसमें जो होता है धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, तेजी से अगर कोई भी प्रौद्योगिकी में चेंज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो तेजी से हम देखते हैं भाई इसमें परिवर्तन आ जाता है, लेकिन ये जो है इस चीज को एक्सेप्ट करने में लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लाभ, नए आविष्कार का लाभ सभी उठा सकते हैं इसके अंदर, कि भाई नया आविष्कार आता है एक संस्कृति के अंदर, हर लोग उससे जुड़ जाते हैं और आराम से उसका लाभ उठाते हैं। लाभ केवल वही समाज उठाता है जिसमें परिवर्तन होता है, तो भाई जो परिवर्तन कर लेगा उसे लाभ होगा, जो नहीं करेगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। स्वीकृति, तत्व आकर्षक होते हैं इसलिए आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, तो भाई ये यहाँ पे जो भी परिवर्तन आते हैं वो लोग स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो परिवर्तन आकर्षक लगते हैं। वहीं आकर्षक नहीं होते इसलिए आसानी से स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, लोग जो बदलाव आते हैं उनको स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं, उनको लगता है भाई हमारी संस्कृति जो होगी उसमें उससे फर्क पड़ेगा, हमारी संस्कृति में कुछ चीज खराबियां आ सकती हैं, तो इसलिए वो आसानी से इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है, पहचान, आइडेंटिटी, जन्म के साथ नहीं मिलती, यह कोई विरासत नहीं है। तो भाई एक आदमी की जो पहचान है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर उसका पिता डॉक्टर है और वो डॉक्टर घर में पैदा होता है तो उसको भी पहचान डॉक्टर के आधार पर मिलेगी। पहचान जो होती है लोगों को खुद बनानी पड़ती है।
व्यक्ति की पहचान समाज में उसके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों और भूमिकाओं से बनती है। जैसे एक व्यक्ति माँ, अध्यापक, मित्र और उपभोक्ता जैसे कई भूमिकाएं निभाता है। तो ऐसे जब व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज में वो क्या होता है, अपनी एक जो भी उसकी एक पहचान होती है उस पहचान के आधार पर जाना जाता है। ठीक है, जैसे एक माँ है तो एक माँ के को के रूप में अगर बच्चा जो है तो बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचानता है, माँ के रूप में पहचानता है, और माँ अपने बच्चों को कैसे पहचानती है, एक बेटे के रूप में पहचानती है। तो वो क्या, वो उनकी पहचान है। ठीक है, ऐसे ही जो अध्यापक की एक पहचान होती है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स की एक पहचान होती है, मित्र की पहचान है, जैसे आप दुकान पे जा रहे हो तो आप उपभोक्ता। तो आप जब समाज में रहते हैं तो आपकी पहचान जो होती है अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से हो सकती है। ठीक है, आधुनिक समाज में भूमिका, आज का इंसान एक समय में कई सामाजिक भूमिकाएं निभाता है। तो आपको पता है भाई, आप समाज में रह रहे हैं तो आपकी कोई एक भूमिका नहीं होगी, अलग अलग भूमिका होती है। घर परिवार में अलग होगी, ऑफिस में आपकी अलग पहचान होगी, आप कहीं सफर कर रहे हैं तो आपकी क्या होती है, अलग पहचान होती है। जैसे पिता हो गए, कर्मचारी हो गए, नागरिक हो गए, ग्राहक हो गए, हर भूमिका के साथ विशेष प्रस्थाएं और नियम जुड़ जाते हैं। तो एक व्यक्ति क्या हो सकता है भाई, पिता भी हो सकता है किसी बच्चे का, किसी कंपनी का कर्मचारी हो सकता है, किसी देश का नागरिक हो सकता है, या किसी भी प्रोडक्ट को अगर वो यूज कर रहा है तो वो ग्राहक के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है वो क्या होता है, अलग अलग जो भी नियम, जो भी भूमिकाएं होती है उस भूमिकाओं के आधार पर उसकी पहचान होती है। उपसंस्कृति क्या है, किसी बड़ी संस्कृति के अंदर कुछ छोटे मोटे समूह होते हैं जिनकी अपनी खास पहचान, रुचियां और शैली होती है, इन्हें ही उपसंस्कृति कहते हैं। यानी एक बड़ा समूह है, उस बड़े समूह के अंदर भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके अपने नियम, कायदे, कानून है, वो उस हिसाब से चलते हैं, तो उन्हें उपसंस्कृति कहा जाता है। उदाहरण, संप्रांत वर्ग के युवा का या कामगार वर्ग के युवा, इन दोनों की उपसंस्कृति अलग हो सकती है। ठीक है तो दोनों इंडियन ही है, कहा जाए तो एक तरह की संस्कृति ही होती है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ चीजें अलग से करते हैं, तो ये क्या होता है, उनकी उपसंस्कृति की पहचान बन जाती है। ठीक है, तो उपसंस्कृति की पहचान कैसे होती है, कैसे पता लगता है भाई इसकी उपसंस्कृति है, शैली से पता लगेगा, यानी पहनावा हो गया, बोलचाल हो गया, संगीत आदि। ठीक है, दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे भाई पहनावे में और बोलचाल और संगीत में जो अलग शैली होगी। रुचि की बात करें, किताबें हो गई, फिल्में हो गई, शौक, ये अलग हो सकते हैं। संघ की बात करें, किस समूह या क्लब से जुड़े हुए हैं, तो ये जो होते हैं उप संस्कृति की एक पहचान होती है। वो उनकी शैली डिफरेंट हो जाएगी उस समाज में रहते हुए भी। ठीक है, या उनकी इंटरेस्ट यानी रुचियां अलग होंगी, या वो अलग एक संघ बना के रह रहे होंगे उस समाज के अंदर। ठीक है, तो संस्कृतियां क्या होती है भाई, एक बड़े समूह के अंदर कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे लोग, ऐसे ऐसे छोटे समूह होते हैं जिनकी अपनी क्या होती है, खास पहचान और रुचियां होती हैं, तो वो क्या होते हैं, उस उप संस्कृति का हिस्सा होते हैं। निर्जाति केंद्रवाद क्या है, निर्जाति केंद्रवाद का मतलब है अपनी संस्कृति को सबसे श्रेष्ठ मानना और दूसरी संस्कृतियों को उसी नजरिए से देखना और परखना। ठीक है, तो इस शब्द को याद रखना इंपॉर्टेंट है, निर्जातीय केंद्रवाद। तो निर्जातीय केंद्रवाद का मतलब है भाई कि मेरी जो संस्कृति है वही सबसे बेस्ट है, और उसी के आधार पर आप हर एक संस्कृति को क्या करना शुरू कर दें, जज करना शुरू कर दें भाई, और आसपास देखना और परखना शुरू कर दें। तो इसे क्या कहा जाता है, निर्जातीय केंद्रवाद कहा जाता है। जब हम किसी दूसरे समाज की परंपराओं, विश्वासों या जीवन शैली को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंडों से तोलते हैं तो यह भी निर्जातीय केंद्रवाद कहलाता है। यानी हम अपनी संस्कृति को देख रहे हैं और उसके बाद हम जो हमारी जो भी आसपास की संस्कृति है उनको उससे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहे हमारी भाषा ही सबसे अच्छी है, बाकी भाषाएं ठीक नहीं है, तो यह क्या है, निर्जातीय केंद्रवादी सोच है। तो आप समझ सकते हैं भाई कि कोई अगर कह रहा है भाई मेरी भाषा सबसे अच्छी है, ठीक है, और सारी भाषाएं जो हैं वो उतनी ठीक नहीं है, तो ये भी क्या होता है, एक कह सकते हैं भाई निर्जातीय केंद्रवादी है, क्योंकि वो अपने भाषा को जो है दूसरों से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, और ज्यादा दिखाना चाहता है अच्छी। निर्जाति केंद्रवाद कैसे उत्पन्न होता है, तो भाई ये जब दो या अधिक संस्कृतियां आपस में संपर्क में आती हैं तब लोग अपनी संस्कृति की तुलना दूसरे से करते हैं और इसी दौरान निर्जातीय केंद्रवादी सोच विकसित हो जाती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं भाई कई बार क्या होता है, अगर हम इंडिया के अंदर ही देखें, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग काम करने जाते हैं तो उस राज्य के लोग भाई इसलिए उनसे भेदभाव करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी भाषा अलग है। तो ये भी किसका रूप है, ये भी एक निर्जातीय केंद्रवाद का ही रूप है। ठीक है, विश्व नागरिकतावाद क्या है, विश्व नागरिकतावाद ठीक निर्जातीय केंद्रवाद के विपरीत होता है।
यह सोच मानती है कि हर संस्कृति अपने आप में महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, इसलिए हमें हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। तो विश्व नागरिकतावाद का मतलब ये है कि भाई जो भी समाज में किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के लोग रह रहे हों, वो सब क्या है, एक समान है, ठीक है ना, और सबका सम्मान करना चाहिए। तो यही क्या बनती है, विश्व नागरिकतावाद बनती है। विश्व नागरिकतावाद यह नहीं मानता कि हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, बल्कि यह सभी संस्कृतियों को उनके अंदर और विविधता के आधार पर सम्मान देता है। तो विश्व नागरिकता कहती है भाई सभी का जो धर्म है, चाहे वो जाति है, चाहे वो संस्कृति है, वो सबकी ठीक है, सबकी बेहतर है, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, किसी को जो है श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। पर्यवेक्षण का अंतर, अब देखो पर्यवेक्षण जो है वो इसके अंतर को कैसे देखते हैं। तो देखिए निर्जातीय केंद्रवाद, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो दूसरों की संस्कृति को अपने मूल्य और मानकों से तोलता है, ठीक है। निर्जातीय केंद्रवाद है तो पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि भाई जो दूसरी की संस्कृति है और उसके मूल्य के मानकों में तोल रहा है कि भाई कि हमारी जो संस्कृति है वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, दूसरों की जो है उतनी अच्छी नहीं है। वहीं जब हम विश्व नागरिकतावाद की बात करते हैं तो दूसरों की संस्कृति को उनके अपने संदर्भ में समझता है और सम्मान करता है। वहीं जब हम विश्व नागरिकतावाद की बात करते हैं तो भाई वो हर एक संस्कृति को, यानी दूसरी संस्कृति जो है उसके भी संदर्भ को समझने का प्रयास करता है, भाई वो भी ठीक है, और उसका क्या करता है, सम्मान करता है। तो उसे क्या कहा जाता है, विश्व नागरिकतावाद कहा जाता है। आधुनिक समाज की सोच क्या है, तो देखिए आधुनिक समाज में लोग विविधता को सम्मान देते हैं। तो आज के समाज की बात करें तो हर जगह जो विविधता को भाई सम्मान दिया जाता है। वे मानते हैं कि हर संस्कृति में कुछ ना कुछ सीखने लायक है। तो इनका भाई आधुनिक अगर बात करें तो भाई हर कोई लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसको जो भी संस्कृति के जो भी अच्छी चीजें लगती हैं वो उसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है भाई कि हर एक संस्कृति में बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखने लायक हैं और वो सीखनी चाहिए। एक अच्छा समाज हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है। और भाई जो समाज है अच्छा है तो वो क्या करेगा भाई, सबको क्या करेगा, अपनी संस्कृति और पहचान बनाने की जो है वो स्वतंत्रता देता है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ तो हर धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को समानता दी गई है। और एक अच्छे समाज जो की तरह जो हमारा पूरा जो हमारा पूरा देश है वो एक अच्छे समाज की तरह चल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई हमारे यहाँ सबको स्वतंत्रता है, सबकी संस्कृति की इज्जत की जा रही है, तो इसलिए हमारा लोकतंत्र भी जो है वो ज्यादा मजबूत है। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, तो सांस्कृतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्य, मान्यताओं और व्यवहार के प्रतिमानों को बदलता है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है भाई, कि जो भी उसके रीति रिवाज है, परंपराएं हैं या पुरानी मान्यताएं हैं, ठीक है, उनमें क्या कर रहा है, व्यवहार में थोड़े बदलाव लेकर आ रहा है, ठीक है। पहले पारंपरिक तौर पर लोग रहते थे, ठीक है, आज अगर आप देखेंगे लोग आधुनिक तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक परिवर्तन ही तो है। जब समाज में सोचने, जीने और काम करने की तरीकों में बदलाव आता है तो उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी जब लोग सोचना, समझना और व्यवहार करना थोड़ा अलग कर दें, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन लेकर आ जाएं उसे, तो उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण क्या है, तो देखिए समाज और सांस्कृतिक परिवर्तन के दो प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला आता है आंतरिक परिवर्तन, ये समाज के अंदर से ही उत्पन्न होता है, जैसे खेती की नई पद्धतियां, शिक्षा प्रणाली में बदलाव, नए सामाजिक आंदोलन। तो ये क्या है भाई, सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण है। समय के अनुसार भाई आप देखेंगे खेती करने में परिवर्तन आया, शिक्षा में परिवर्तन आया है, ठीक है, नए सामाजिक समूह भर कर आए हैं भाई कि क्या लोगों के लिए जरूरी है और क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, ये सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण है जो आंतरिक तौर पर आते हैं। दूसरा आपका आता है बाहरी परिवर्तन, ये परिवर्तन बाहर से आने वाले प्रभाव से होते हैं, जैसे युद्ध या जीत, यानी अगर कोई देश किसी पे कब्जा कर लेता है तो उसकी संस्कृति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उपनिवेशवाद, जैसे अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो आज भी आपको अंग्रेजों ने जो शासन किया था उसका प्रभाव भारत पे आज भी आपको देखने को मिलेगा। हम बहुत सारी चीजें ब्रिटिश फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं। विदेशी संस्कृति का प्रभाव, और आज के टाइम में तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, विदेशी संस्कृति का बहुत रहन सहन, खान पीन, इन पर प्रभाव आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बाहरी परिवर्तन है। यानी एक संस्कृति के अंदर परिवर्तन दो तरह से आते हैं, आंतरिक परिवर्तन यानी खुद के अंदर ही कुछ नई चीजें आ जाती हैं, और दूसरा बाहरी परिवर्तन यानी बाहरी लोगों के प्रभाव के कारण परिवर्तन आ जाता है। अन्य प्रमुख कारण भी हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में भी बदलाव हो सकता है, यानी जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ जैसी घटनाएं लोगों को नया जीवन तरीका अपनाने में मजबूर कर देती हैं। तो कह सकते हैं भाई ये भी एक कारण हो सकता है जिससे संस्कृति में बदलाव आता है। अन्य संस्कृतियों से संपर्क, जब समाज दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आता है तो वहां से नए विचार, फैशन, भाषा, तकनीक को अपनाता है। तो भाई इस कारण भी संस्कृति में परिवर्तन आ सकता है। अनुकूलन की प्रक्रिया, समाज जब नए हालात
के अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है तब सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। तो भाई अनुकूलन के कारण भी हो सकता है, जब समाज में ऐसे हालात बन जाएं कि भाई उनको उसके हिसाब से ही समाज में बर्ताव करना पड़े, तो भी हम देख सकते हैं भाई परिवर्तन हो सकता है। क्रांतिकारी परिवर्तन कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो कुछ बड़े और तेज बदलाव क्रांति का नवचार के कारण होते हैं। तो कुछ भाई तेजी से कभी का आप देखेंगे परिवर्तन जो समाज में संस्कृति में तेजी से आ जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं भाई, कई बार क्या होता है कि जो नई तकनीकें हैं, नवचार हैं, वो बड़ी तेजी से होते हैं। तो इसके एक राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी ये चीज हो सकती है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को खत्म कर दिया, तो आप एक बहुत बड़ा परिणाम देख सकते हैं। जो सांस्कृतिक परिवर्तन आया था, पहले राजशाही चलती थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया भाई, एकदम से राजशाही को खत्म कर दिया। ठीक है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी कुछ क्रांतिकारी बदलाव आ जाते हैं। तकनीकी खोजें जैसे बिजली हो गई, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये भी क्या करते हैं भाई, एकदम से चेंजेस लेकर आ जाते हैं समाज और संस्कृति में। पारिस्थितिकीय रूपांतरण जैसे जंगल की कटाई और शहरीकरण, ये भी एक समस्या है। अगर देखें तो पारिस्थितिक रूपांतरण के कारण भी संस्कृतियों में परिवर्तन आते हैं। जो लोग बेचारे जंगल में रह रहे होते हैं, जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उनका जो भी संस्कृति और जो समाज है वो बिखर कर रह जाएगा। सेम ऐसे भाई शहरीकरण हो गया। पहले जो इलाके थे वो ग्रामीण होते थे, तो जो उनकी संस्कृति थी, जो समाज बिहेव करता था, वो कैसे करता था, वो ग्रामीण तौर पर। लेकिन अब जब वहाँ पर शहर विकसित हो जाते हैं तो लोगों में परिवर्तन जो शहरों के अनुसार आ जाते हैं। उदाहरण, फ्रांस की क्रांति के बाद लोकतंत्र का विस्तार हुआ, ये हमने देख लिया। 20वीं सदी में प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के सामाजिक सोच को तेजी से बदला है। तो जब भाई नए परिवर्तन आए हैं, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, इन्होंने भी क्या किया भाई, लोगों की मानसिकता और समझ को जो है वो ज्यादा विकसित किया है। तो लोगों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। समाजीकरण क्या है, ठीक है, तो हम इसमें समझते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति समाज का सदस्य बनना सीखता है और समाज में रहने के नियम, मूल्य, परंपराएं और व्यवहार को अपनाता है। यानी जो भी हमने सांस्कृतिक पक्ष देखे थे, वो सारे सांस्कृतिक पक्ष अगर कोई व्यक्ति एक सीख लेता है उस समूह में आकर जो उससे जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो समाजीकरण हो जाता है। यानी समाजीकरण हमने क्या समझा, अगर डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे भाई, माध्यम है। यानी कोई भी व्यक्ति जब समाज का सदस्य बन रहा है तो क्या कर रहा है, वो यही तो सीख रहा है ना भाई, कि वहाँ के रहन सहन के नियम क्या है, मूल्य क्या है, परंपराएं क्या है, व्यवहार क्या है। तो उसने इन सब चीजों को अपना लिया, तो इसका मतलब क्या है, वो समाज का हो गया और समाजीकरण हो गया। यह व्यक्ति को यह सिखाती है कि कैसे बोलना है। तो जब वो समाज में आता है तो क्या सीखता है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो यही क्या है, समाजीकरण। यानी एक व्यक्ति जब समाज में आता है तो वहाँ के जो भी नियम, कायदे, कानून है, उन सब चीजों को सीख लेता है। तो यही क्या होता है, समाजीकरण होता है। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या होगी भाई, जब उससे वो पैदा हुआ, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक ये चीज चलती रहती है। समाजीकरण के प्रकार क्या है, तो समाजीकरण मुख्य दो स्तरों पर होता है। पहला प्राथमिक समाजीकरण होता है, विशेषता समय के आधार पर, यह शिशुकाल और बचपन में होता है। दूसरा जो होता है वो स्थान होता है, परिवार, माता पिता, भाई बहन। ठीक है, ये भी एक हिस्सा है समाज का। ठीक, भाषा, बोलचाल, सफाई, नैतिक मूल्य, सही गलत का ज्ञान। ठीक है, फिर आता है विशेषता, यह व्यक्ति के व्यवहार की नींव रखता है, सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चरण होता है। ठीक है, तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है, यानी मनुष्य जो है सबसे पहले समाज में कब आता है, तो सबसे पहले भाई जो होता है वो शिशुकाल में आता है। तो समाज, उसके लिए स्थान क्या होता है, तो स्थान जो होते हैं वो परिवार होता है, माता पिता और भाई बहन होते हैं। ठीक है ना, समाज में सीखता वो क्या है, तो जो भी एक बच्चा होता है वो भाषा, बोलचाल, सफाई, नैतिक मूल्य, सही गलत, इन सब चीजों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो विशेषता क्या है, तो ये व्यक्ति के व्यवहार की नींव रखता है और जिससे क्या होता है कि वो आगे भविष्य में और सारी चीजें बेहतर कर सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, तो समाज का जो है पहला प्राथमिकरण है। दूसरा जो होता है समाजीकरण, उसमें समय जो होता है ये बचपन के बाद की अवस्थाओं में शुरू होता है और परिपक्वता तक चलता है। यानी अब जो बच्चा है वो क्या है, बड़ा हो रहा है, चीजों को सीखने लग जाता है। तो वो स्थान कौन से होते हैं जहां पर अब चीजें वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, स्कूल हो गया, मित्र मंडली हो गया, कार्यस्थल हो गया, समाज हो गया। ठीक है, तो बचपन के बाद की अवस्था, यानी जब वो क्या हो गया, थोड़ा मिक्योर हो गया, वो काम करने लग गया है, समाज में आ गया है। ठीक है, तो वो अब स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखेगा, यानी वहाँ की जो भी चीजें उनको सीखेगा, दोस्तों के साथ रहेगा तो वहां पर अलग चीजें सीखेगा, कार्यस्थल पर अलग सीखेगा, समाज में जो है वो चीजों को अलग तरह से सीखेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बचपन के बाद से लेकर जब तक मनुष्य जो है पूरा परिपक्व नहीं हो जाता समाज में रहने के लिए, तब तक चीजों को
सीखता है। ठीक है, तो इन स्थानों पर सीखता है। सीख क्या मिलती है? समाज में रहकर नियम मानना, दूसरों से बातचीत और पेशेवर व्यवहार। तो ये क्या होती है? दूसरे चरण में ये सीख होती है कि भाई समाज में कैसे रहना है, क्या नियम है, कैसे बात करनी है और व्यवहार क्या है। विशेषता क्या है? यह व्यक्ति को समाज बेहतर भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा समाजीकरण है, इसमें क्या होता है? व्यक्ति समाज में किस तरह से बेहतर भूमिका निभा सकता है, इन सब चीजों की जो है समझ उसके अंदर हो जाती है। समाजीकरण की विशेषताएं क्या है? तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी हमने देखा भाई, ये एक जो बच्चा होता है वो पैदा होता है, जब तक मरता नहीं तब तक समाज में रहता है, तो बहुत सारी चीजें वो सीखता रहता है। तो ये लगातार चलती प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को समाज के अनुसार ढालती है। ठीक है ना, तो अगर व्यक्ति जो है समाज में रह रहा है तो उसके अनुसार उसे ढलना पड़ता है। यह सामाजिक मूल्य और मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। ठीक है, तो जो हमने मूल्य सीखे हैं वही हमारे आने वाली पीढ़ी भी उस समाज में रह रही है, तो वही मूल्य जो है वो सीखेगी। यह व्यक्ति की पहचान और व्यक्तिगत निर्माण में सहायक होता है। तो इससे क्या होता है भाई, अगर व्यक्ति समाज में रह रहा है तो वो क्या करता है भाई, एक समाज में अपनी पहचान बनाता है और क्या करता है, वो एक अपना व्यक्तिगत निर्माण बना सकता है, क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति बहुत सारी चीजें सीखेगा। ठीक है, तो वो क्या, उसका क्या होगा, व्यक्तित्व और अच्छा होगा। ठीक है, तो व्यक्तित्व में और नई चीजें कर पाएगा, व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएगा। तो ये जो है समाज की विशेषताएं हैं। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण क्या हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया कोई अकेले व्यक्ति नहीं करता, इसके लिए एक कई संस्थान, समूह और माध्यम जिम्मेदार हैं, जिन्हें हम समाजीकरण के अभिकरण कहते हैं। तो भाई समाजीकरण जो होता है तो वो अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता भाई, वो एक समाज में रह रहा है तो अकेले समाजीकरण नहीं होता। ठीक है, समूह में ही होता है ये। सबसे पहला जो आता है वो होता है परिवार। यानी समाजीकरण की अगर पहली स्टेज देखें, जैसे हमने देखा था, पहली आती है भाई परिवार। परिवार क्या है आपको पता ही है, ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण होता है समाज में। बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले परिवार से ही बोलना, खाना, रहन सहन, मूल्य, भाषा आदि सीखता है। तो समाजीकरण का पहला जो अभिकरण होता है वो क्या होता है? परिवार। परिवार से ही जो मनुष्य जो है वो चीजों को सीखना शुरू कर देता है। विशेषताएं, यह प्राथमिक समाजीकरण का केंद्र होता है। बच्चे की सोच, भावना और व्यवहार की नींव यहीं से रखी जाती है। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन इनके प्रमुख सदस्य होते हैं। तो ठीक है, तो समाजीकरण की शुरुआत, पहली स्टेज क्या है? वो परिवार है। क्या करता है बच्चा? यहाँ जन्म लेता है और यहाँ पर ही माँ बाप से जो भी उसकी भावनाएं हैं, सोच समझ है, वो जो व्यवहार है वो विकसित होने शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये पहला प्राथमिक समाजीकरण का केंद्र होता है। ठीक है, ये छोटा होता है लेकिन बच्चों को सीखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं समाज के बारे में। समकक्ष समूह आता है उसके बाद। इसमें मित्र, खेल समूह या हम उम्र बच्चे आते हैं। ये समूह बच्चे का सहयोग, प्रतियोगिताएं साझा करना और सामाजिक नियम सिखाते हैं। ठीक है, तो दूसरा समकक्ष समूह है, यानी जब बच्चा बाहर आता है, स्कूल वगैरह में जाता है, वहां की चीजों को देखता है, समझता है, सीखता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये समकक्ष यानी दूसरी स्टेज होती है एक समाज की, जिसमें व्यक्ति आता है और वहां के नियम सीखता है। विशेषताएं क्या है? बच्चों को अपनी उम्र के अन्य बच्चों से सामाजिक व्यवहार सीखने का मौका मिलता है कि भाई उसने जो चीजें घर पे सीखी थी वो ठीक थी, अब वो समाज में आया है तो भाई वो दूसरे भी उसकी जो संस्कृति थी, जो उसका समाज था एक परिवार के रूप में, वो अलग था। दूसरे बच्चे से जब वो संपर्क करेगा भाई, वो अलग संस्कृति और समाज से आएगा, तो इनके बीच में जो व्यवहार होता है उसमें भी क्या है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है भाई, कि उनकी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, या किस तरह से हम बिहेव करते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इन सब चीजों को सीखने में जो है एक दूसरे से मौका मिलता है, किसको? बच्चों को। यह समूह आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, समूह में काम करने की भावना विकसित करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो होता है जब आता है तो वो स्वतंत्र होता है, वो अपनी भावनाओं को लेकर आता है, उनको व्यक्त कर सकता है। ठीक है ना, माँ बाप वहाँ पे सिखाने वाले नहीं होते, यहाँ पर उसको क्या करना पड़ता है भाई, खुद आत्मविश्वास रखना पड़ता है। ठीक है, अपने खुद फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, समूह में काम करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, एक अच्छा स्टेज होती है जहाँ पर बच्चा समाज से जुड़ता है और बहुत सारी चीजें सीखता है। फिर विद्यालय आता है। यह एक औपचारिक संस्था है जहाँ बच्चे व्यवस्थित तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो समाज का एक जो समाजीकरण का एक अच्छी जगह ये होती है, स्कूल होती है, क्योंकि ये ऐसी संस्था होती है जहाँ पे औपचारिक तौर पे बच्चे को समाज में रहने के नियम और किस तरह से वो बिहेव करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। विशेषताएं, यहाँ बच्चा नियम, अनुशासन, समय पालन, नेतृत्व जैसे गुण सीखता है। औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चे को सामाजिकता, नैतिकता, नागरिकता जैसे अप्रत्यक्ष मूल्य भी सिखाए जाते हैं। शिक्षक और सहपाठी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षक और सहपाठी जो है वो समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा चीजें को सीखता है। ठीक है ना, और एक अच्छे क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और समाज को उन्हीं को आगे लेकर चलना होता है। तो एक टीचर जो है जब उनको अच्छा एक
समाज का नजरिया सिखाता है। तो इससे बच्चों को बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं और बच्चा आगे चल के एक अच्छे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये एक अच्छी स्टेज होती है, अच्छी जगह होती है जहाँ पे बच्चे को जो है समाज के बारे में अच्छे से पता लगता है। जन माध्यम, इसमें टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया आदि आते हैं। आज का बच्चा बहुत कुछ ज्ञान माध्यमों जन माध्यमों के माध्यम से सीखता है। तो आज की अगर युवा जनरेशन की बात करें तो आजकल भाई टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो इनसे बच्चा भी बहुत सारी चीजें सीखता है। ठीक है, विशेषताएं, यह दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये भाई आजकल हर कोई मोबाइल फोन इन सब चीज़ों को यूज़ करता है, ठीक है ना, ग्लोबली अटैच होता है हर एक चीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये माध्यम बच्चों और युवाओं को लोकतांत्रिक ढंग से सूचना और सोच प्रदान करता है। तो यहाँ से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना, समझते हैं। कई बार सोच, भाषा, फैशन, विचारधारा पर गहरा असर डालते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है भाई, बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई कि भाषा हो गया, फैशन हो गया, विचार हो गया, ये भी कई चीज़ें जो होती हैं इनके माध्यम से जो बच्चों को इफेक्ट करती हैं और बच्चे इन सब चीज़ों को भी सीखने का प्रयास करते हैं। अभिकरण, इसमें वे संस्थाएं या कारक आते हैं जो व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढालते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कार्यस्थल हो गया, व्यस्त अवस्था में व्यक्ति यहाँ नए सामाजिक नियम और भूमिकाएं सीखता है। तो बच्चा जब व्यस्त हो जाता है, ठीक है ना, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, चीज़ों को सीख जाता है, तो यहाँ पर वो जब जाता है तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, और अलग अलग भूमिकाएं निभाता है समाज के अंदर। धर्म भी है, जैसे धार्मिक संस्कार, आस्था, पूजा पद्धति आदि समाजीकरण को दिशा देते हैं। ठीक है, तो ये भी संस्थान जो है वो दिशा देते हैं एक व्यक्ति को समाज में किस तरह से रहना है, क्या उसको चीज़ें देखनी है, समझनी है। ठीक है, फिर आता है जाति वर्ग, समाज में व्यक्ति का स्थान, व्यवहार, संबंध आदि को प्रभावित करता है। तो व्यक्ति किसी न जाति या वर्ग से जुड़ा होता है तो उसका भी प्रभाव जो है वो समाज पर पड़ता है। तो उसके अनुसार भी जो व्यक्ति बहुत चीज सीखता है। वृहत परंपरा और लघु परंपरा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वृहत परंपरा क्या होती है? वृहत परंपरा से तात्पर्य ऐसे उच्च बौद्धिक सांस्कृतिक प्रयासों से है जो बाहरी स्रोतों से आते हैं और समाज में संगठित रूप से शिक्षा और धर्म के माध्यम से प्रचारित किए जाते हैं। तो वृहत परंपरा का मतलब क्या है भाई? ये उच्च बौद्धिक यानी उच्च बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रयास हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, जो बाहरी स्रोत से आते हैं और समाज में क्या करते हैं वो भाई शिक्षा या धर्म के माध्यम से प्रचारित होते हैं और लोग क्या इनसे भी सीखते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनका जन्म बाहरी रूप से होता है, यानी बाहरी तौर पर ये चीजें समाज के अंदर आती हैं। ये परंपराएं विद्यालय, विश्वविद्यालय, देवालय, मंदिर जैसी संस्थाओं में पनपती हैं। ठीक है, तो ये जो भी विचार होते हैं वृहत परंपराओं के, ये क्या होते हैं, इन बड़ी संस्थाओं में आपको देखने को मिलते हैं जो बाद में समाज तक पहुंचते हैं। इनमें धर्म, दर्शन, शास्त्र, उच्च साहित्य और विधिक प्रणाली शामिल होती है। ठीक है, तो इसमें धर्म के बारे में हो गया, दर्शन के, शास्त्र, तो अलग अलग जो भी विषय हैं उन सारे विषयों के माध्यम से इसको शामिल किया जाता है। इन्हें चेतन रूप में संरक्षित किया जाता है कि भाई लोग इसको अच्छे से समझें, ठीक है ना, और इनका अध्ययन करें, तो इस के तौर पर इसे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके ग्रंथ हो गए, शास्त्रीय संगीत या नृत्य हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी एक वृहत परंपरा के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इनसे भी लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हैं और एक तरह से विरासत के रूप में चली आ रही हैं आज भी। ठीक है, तो ये चीजें भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये वृहत परंपरा के अंदर आती हैं। फिर आता है लघु परंपराएं। लघु परंपराएं से तात्पर्य ऐसे स्थानीय, मौखिक और जन सामान्यों में प्रचलित परंपराओं से होता है जो स्थानीय संस्कृति से अपने आप उत्पन्न होती है। इन्हें लोक परंपराएं भी कहते हैं। तो वृहत परंपराएं जो होती है भाई वो प्राचीन काल से चली आ रही थी, हमने देखा है, वो बहुत पुरानी होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आ गई हैं और आज भी लोग उसको लेकर चल रहे हैं। विश्वविद्यालय हो गए, स्कूल हो गए या अन्य क्षेत्र हो गए, वहां पर आप इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन वही जब हम लघु परंपरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं भाई ये स्थानीय तौर पर उत्पन्न होती है, स्थानीय संस्कृतियों से ये चीजें निकली हुई हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनका जन्म स्थानीय समाज के अंदर स्वतः हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों में कुछ कारणों से ये चीजें खुद जो होती हैं आ जाती हैं समाज में। ये सामान्य जन समुदायों में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? मौखिक रूप से चलती हैं। इनके बारे में कोई ज़्यादा वो नहीं होता, ये स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती हैं। इनमें आपकी कथाएं हो गए, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य, रीति रिवाज,
ठीक है ना, लोग देवी देवता की पूजा आदि शामिल होते हैं, तो ये सहज रूप से अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसको आसपास के जो लोग होते हैं, जो भी उस संस्कृति से जुड़े लोग होते हैं, वो उनको अपना लेते हैं। ठीक है, जैसे गांव में गाए जाने वाले कोई लोकगीत हो गए, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ये भी एक लघु परंपरा है। जैसे तीज हो गया, होली, छठ जैसे त्योहार मनाए जाते हैं जो भी स्थानीय परंपराओं के होते हैं, तो ये भी क्या है, ये हमारी लघु परंपरा के अंदर आते हैं, लोग फॉलो करते हैं। लोक देवता की पूजा हर क्षेत्र के अंदर होती है, तो ये क्या है, लघु परंपराएं एक क्षेत्र में जो समाज को जोड़ के रखने का भी काम करती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो